हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये 7th क्लास का टॉपिक है बच्चों। और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल में मतलब डाइजेशन किसका, रूमिनेंट्स में डाइजेशन कैसे होता है। दैट मीन्स रूमिनेंट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग तो मैं इसके पहले वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आज हम लोग पढ़ लेते हैं रूमिनेंट्स में डाइजेशन कैसे होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स होते हैं। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। और पहला क्या होता है बच्चों, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, फूड का मतलब टेकिंग फूड इन द माउथ कैविटी, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। माउथ मतलब फूड को मुंह में लेना, खाना जिसको बोलते हैं। सेकंड में क्या होगा बच्चों, जब आपके मुंह में फूड जा चुका है, इंजेशन हो चुका है, तो अब होना है उसका क्या, डाइजेशन। दैट मीन्स अब फूड का ब्रेक डाउन होना है, तो उसको कहेंगे क्या, डाइजेशन। थर्ड में क्या होना होता है बच्चों, कि जब डाइजेशन हो गया तो उसका होगा एब्जॉर्प्शन। अब उसका होना है बच्चों एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन होना है। दैट मीन्स अब डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स हमें मिल गया, तो उसका उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब तो करना है। न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव फूड से ले तो लेना है ना, सेल हमारा सेल सिस्टम लेगा ना उससे, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एंड फोर्थ में हो गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब अब फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी हो गया, तो उसका यूज तो होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और फिफ्थ में आप जानते हैं बच्चों इजेशन। दैट मीन्स अब फूड तो का डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, उसको वो यूज भी हो गया जो हमारे बॉडी को सेल को मिला, तो अब बेकार फूड का बॉडी से क्या होना है, बाहर थ्रो आउट हो जाना है, बाहर अब निकल जाना है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, मतलब फूड का बॉडी से बाहर निकलने को बोलेंगे इजेशन। इजेशन इंजेशन में हमेशा कंफ्यूजन होता है, आप लोग देखिएगा। इंजेशन मतलब टेकिंग फूड इन द माउथ कैविटी, और इजेशन मतलब वेस्ट फूड को बॉडी से बाहर फेंकना, थ्रोइंग आउट द फूड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड throwing out the undigested food from the body, that is called egestion। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके बाद का देख लेते हैं स्टेप्स। ये तो हो गया 5 स्टेप्स हो गया जो न्यूट्रिशन में आप लोग इसके पहले वाले भी वीडियो में पढ़े थे, आज भी आप लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि अमीबा में कैसे होता होगा न्यूट्रिशन। आप जानते हैं बच्चों कि अमीबा का अपना कोई बॉडी का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये यूनिसेलुलर होता है बच्चों, और ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। और देखिए इसकी पूरी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है, इसीलिए इसको यूनिसेलुलर कहते हैं। और ये ना इसका बॉडी का कोई अपना फिक्स शेप नहीं होता है, मतलब ये कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वैसा कैसा भी हो सकता है, इसका अपना कोई बॉडी का फिक्स शेप नहीं होता है। देखिए मैं इसके बाद वाला स्टेप बनाना चाह रही हूँ। देखिए अब ये अमीबा है, इसके बाहरी पार्ट मतलब जो ये पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये वाला प्रोजेक्शन जो है, ये वाला जो प्रोजेक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। मैं इसको बाद में लिख दूंगी, यहाँ पे देखिए स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया किसको कहेंगे बच्चों, ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है ना, उसी को स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया क्या करता है ना, इसके बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब इसको मूव करने में हेल्प करता है, प्लस फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। कौन, स्यूडोपोडिया। तो ये स्यूडोपोडिया यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे फूड आया, पहले हमें बता दूं कि अमीबा क्या खाता है, इसका मतलब इसका फूड क्या है। तो अमीबा जो होता है ना बच्चों, वो एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजुअन्स, दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाता है। और जैसे ही फूड इसके आसपास आता है, ये अपने ही स्यूडोपोडिया को, जैसे मैं यहाँ पे यही दिखाना चाह रही थी कि जब यहाँ पे फूड आया तो ये अंदर की तरफ क्या करेगा, ये अपनी बॉडी को बाहर भी निकाल सकता है और अंदर की तरफ एम्बेड भी कर सकता है। तो जैसे ही मान लीजिए ये फूड है,
इसका तो यूनिसेलुलर है तो ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म तो रहेगा, बाकी सब तो ऑर्गेन्स रहेंगे, ऑर्गेनल्स तो रहेंगे। मैं हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, तो जैसे ही फूड आएगा ये क्या करेगा ना, इसको बाहर की तरफ से कवर कर लेगा, और कवर करने के बाद यहाँ अमीबा में अंदर के साइड में क्या बन गया, ये तो न्यूक्लियस है और यहाँ पे बन जाएगा फूड वैक्यूल। क्या बन जाएगा बच्चों, फूड वैक्यूल बन जाएगा। यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, फूड वैक्यूल। VACUL वैक्यूल होता है बच्चों, VACUL वैक्यूल होता है, तो ये फूड वैक्यूल है। अब इसमें फूड को क्या करना होना होगा, ब्रेक डाउन होगा, और उसके बाद का तो प्रोसेस जानते हैं, डाइजेशन, ब्रेक डाउन मतलब डाइजेशन, तो उसके बाद से एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, ये तो जानते हैं। तो ये अमीबा में होगा। कैसे होता है, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है, ये आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों, मतलब ये अमीबा जो है ना, फूड जो इंगल्फ कर लेता है, इसीलिए बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सीधे फूड को इंगल्फ कर लेना, निगल लेना, इसलिए इसको कहा जाता है इंडोसाइटोसिस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, किसमें, अमीबा में होता है। इंडोसाइटोसिस का मतलब बच्चों, कहने का मतलब है कि किस तरह का न्यूट्रिशन है, तो हेटेरोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन है। दैट मीन्स ये अपना न्यूट्रिशन इंसेक्ट्स से जो मिलता है न्यूट्रिएंट्स, उसी पे डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों हम लोग हाइड्रा के बारे में। तो हाइड्रा के बारे में तो आप जानते हैं, हम लोग अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इसका माउथ है, ये फिगर किसका है, हाइड्रा का है। ये कौन है, ये हाइड्रा है। ये भी एक्वेटिक होता है, दैट मीन्स पानी में रहता है, और ये सब जो है ना, इसके टेंटिकल्स हैं। ये क्या है बच्चों, टेंटिकल्स, इसको टेंटिकल्स कहते हैं। ये सब इसके टेंटिकल्स हैं। और ये हाइड्रा क्या खाता होगा बच्चों, तो हाइड्रा लार्वा को खाता है। किसके लार्वा को, इंसेक्ट्स के लार्वा को खाता है। मैं लार्वा क्या होता है जरा सबको समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट्स है, तो इंसेक्ट्स कैसे, एक से आएगा, एक के बाद जो इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के बाद का जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लार्वा, और लार्वा के बाद का जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो इंसेक्ट्स। तो ये एडल्ट हो गया, तो एडल्ट के बनने के स्टेज को क्या कहते हैं, लार्वा। एक के बाद और एडल्ट के पहले वाले स्टेज को कहते हैं लार्वा। तो ये किसको खाता है, इंसेक्ट्स के लार्वा को खाता है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, आपको नहीं दिखता होगा। इंसेक्ट्स लार्वा को ये क्या करता है, खाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या हुआ, जैसे ही इसका फूड यहाँ पे टेंटिकल्स के पास पहुंचा, सपोज कीजिए टेंटिकल्स के पास पहुंचा, तो इसके टेंटिकल्स एक तरह का लिक्विड रिलीज होता है, जिसके इसके टच में, मतलब फूड के टच में आते ही वो इन्फेंट हो जाता है, जिसको स्टिंग सेल भी कहते हैं। और फिर ये टेंटिकल्स फूड को क्या करता है, इस ओपनिंग में डाल देता है, और उसके बाद जब माउथ में चला गया तो फिर इसका तो डाइजेशन होना ही होना है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होगा, फिर ब्रेक डाउन होगा, फिर हाइड्रा का सेल उसको यूज करेगा, और उसके बाद क्या होगा, इजेशन होगा, बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ये है आपको हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा के बाद देख लेते हैं बच्चों हम लोग पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना है। पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे मैं उसका भी फिगर बना दूं, जरा से देखिएगा आप लोग। ये है पैरामीशियम। इसके पूरे बॉडी से ना सीलिया अटैच रहते हैं, मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन क्या रहता है, इसे अटैच रहता है। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, ये ऐसे होता है। ये यहाँ पे ना इसका ओपनिंग रहता है, दैट मीन्स माउथ का कवरिंग जो रहता है ना, ये यहीं पे रहता है। और जैसे ही फूड, ये सीलिया क्या करता है, ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम में किसी किसी में यहाँ पे ओ नहीं रहे, इसका मतलब नहीं कि गलत है। पैरामीशियम का स्पेलिंग चेंज मिले तो इसका मतलब नहीं कि गलत है, ये भी सही है, और ओ नहीं रहे तो भी सही है। तो देखिए, पैरामीशियम यूनिसेलुलर लिविंग बीइंग है। और पैरामीशियम क्या खाता होगा बच्चों, तो ये बैक्टीरिया, एल्गी एक्सेट्रा को खाता है। क्या खाता है, बैक्टीरिया को खाता है,
एल्गी को खाता है, ERBACTERIA, बैक्टीरिया, एल्गी एक्सेट्रा को ये खाता है। तो सपोज कीजिए जैसे ही खाना इसके पास आया, ये क्या करेगा ना, इसको सीलिया कहते हैं। ये सीलिया क्या करेगा, फूड को कैप्चर करेगा और फिर जो ये माउथ जैसा ओपनिंग है इसमें क्या करेगा, इसको इंजेस्ट कर देगा। मतलब इंजेक्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है कौन, सीलिया। ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, मतलब पारामीशियम को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करता है, प्लस फूड को माउथ में लेके रखता है, मतलब डाल देता है। दैट मीन्स इंजेक्शन में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से आप जाने पारामीशियम के बारे में, आपको अमीबा के बारे में जाने। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों इसके बारे में, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। दैट मीन्स रूमिनेशन कैसे होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। रूमिनेंट्स का क्या सेंस है बच्चों, मतलब काऊ, बुफेलो एक्सेट्रा एक्सेट्रा को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कि रूमिनेंट्स मतलब काऊ बुफेलो में डाइजेशन कैसे होता है। देखिए यहाँ पे आपको मैं फिगर दिखाई हूँ कि कैसे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता है। इसमें अलग ये होता है बच्चों कि इसके स्टोमक के मतलब 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एवोमेसम। तो मतलब स्टोमक के ही 4 चेम्बर हैं। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। आप देखिए बच्चों, मान लीजिए हर्बीवोरस एनिमल्स है तो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। और आपको मालूम है बच्चों कि प्लांट सेल जो होता है वो कैसा होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, एक्स्ट्रा लाइनिंग होता है, आउटर कवरिंग जो होता है एक एक्स्ट्रा होता है। आप इस सेल में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए ये एनिमल का सेल है तो इसमें एक ही आउटर कवरिंग होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट के केस में यहाँ पे सेल वॉल कहते हैं और इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ये सेल वॉल जो होता है ना बच्चों, ये सेल वॉल जो होता है ना वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज नामक एंजाइम रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, सेल्यूलेज नामक एंजाइम रिलीज होता है, CELLULASC नामक एंजाइम रिलीज होता है। तो ये सिर्फ रूमिनेंट्स में ही हो सकता है। ह्यूमन बीइंग में इसकी मतलब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये रिलीज ही नहीं होता ह्यूमन बीइंग के केस में, ये रूमिनेंट्स में ही हो सकता है। तो देखते हैं बच्चों, आप देखिए सबसे पहले यहाँ ओसोफेगस है तो उसके ऊपर वाले पोर्शन में तो माउथ होगा, माउथ कैविटी होगा। अब मैं इसको हटा देती हूँ। तो मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स खाते हैं मतलब प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो उसका आउटर कवरिंग होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम रिलीज होता है। तो यही खास बात होता है जो रूमिनेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग को देखना होता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ से आया माउथ, आपको काउ का मान लीजिए केस हम लोग ले लेते हैं, काउ ग्रास को कट करने के बाद वो जो च्यू नहीं करते हैं, जो रूमेंट्स होते हैं ना फूड को च्यू नहीं करते हैं, सीधे कट किए और कहाँ भेज दिए, रूमेन में भेज दिए। जब यहाँ पे फूड कलेक्शन हो गया, जब वो अब मतलब खाना बंद कर दिए तो उसके बाद से रूमिनेंट में स्टोर्ड फूड जो है वापस जाता है किस में, माउथ में जाता है। माउथ में जाने के बाद च्यूइंग होता है। च्यूइंग के समय सैलिवा का मिक्सिंग होता है। दैट मीन्स माउथ कैविटी में सैलिवा रिलीज होता है और उस सैलिवा से ये रूमेन से जो फूड वापस गया है उसको कहते हैं कड। ये जो फूड वापस जाएगा उसको क्या कहेंगे बच्चों, कड, CUD कड कहेंगे। उस कड का फिर क्या होगा, आपको रूमिनेशन होगा। दैट मीन्स यहाँ से फूड जो वापस माउथ कैविटी में गया फिर सैलिवा से मिक्सिंग हो रहा है, उसी को कहते हैं रूमिनेशन। और जब यहाँ पे रूमिनेशन मतलब सैलिवा से मिक्स हो गया, वो फिर फूड फिर दोबारा आएगा रूमेन में। रूमेन के बाद आ जाएगा कहाँ, रेटिकुलम में। और इसी रेटिकुलम में इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज नामक एंजाइम रिलीज होगा और यहाँ पे डाइजेशन होगा।
जब यहाँ पे डाइजेशन हुआ, यहाँ तो पूरा डाइजेशन तो नहीं होना है, आप जानते हैं कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होना होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले ना स्टोमक है, हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे रेटिकुलम से फूड मूव करके कहाँ जा गया, ओमेसम में गया, ओमेसम में गया। ओमेसम में होता ये है कि यहाँ जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं फूड में, जो मिक्स वाटर होता है ना और मिनरल्स, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके इंटरनल वॉल से में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, वाटर और मिनरल्स को। और फिर जो सॉलिड होता है, कंप्लीटली सॉलिड नहीं, बट इस इधर जो फूड था उसके कंपेयर में ये फूड जो है, जब वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे तो थोड़ी कंसंट्रेट हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और वो फूड मतलब हाफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ मूव हुआ, फिर नेक्स्ट चेम्बर में, दैट मीन्स एबोमेसम में जाएगा। एबोमेसम में क्या खास बात है ना बच्चों, कि यहाँ पे एसिड मतलब फूड के मीडियम को एसिडिक बना दिया जाएगा, फूड एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक हो जाने के कारण जो इसमें बैक्टीरिया होगा, बाकी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए होंगे, वो वहाँ यहाँ पे किल हो जाएंगे, वो यहाँ पे मर जाएंगे। और प्लस यहाँ पे एसिडिक मीडियम हो जाने के कारण प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद मतलब यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में जाएगा। यहाँ से जहाँ से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें फूड मूव होगा और कंप्लीटली डाइजेशन यहीं पे होना है। फूड का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना है। उसके बाद ये फूड कहाँ जाएगा, सीकम में आएगा। सीकम की क्या खास बात होती है बच्चों, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का एक जंक्शन है, ये दोनों को जोड़ता है। यहाँ पे खास बात ये होता है बच्चों कि यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता है, और किसका, कुछ फ्लूइड्स का और कुछ साल्ट का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद ये फूड, अब तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होना था वो भी हो गया। अब ये फूड जाएगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसके बाद एनस, एनस के बाद बॉडी से बाहर चला जाएगा। आप तो जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर और मिनरल्स का फर्दर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इस तरह से डाइजेशन मतलब डाइजेशन का स्टेप्स है, प्रोसेस है जो रूमिनेंट्स में होता है। थैंक यू बच्चों।